सो यस, आज हम सीखने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रहने वाला है कि क्लबिंग ऑफ इनकम का मीनिंग क्या होता है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है, इरिवोकेबल ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है, कब इनकम जो है वो क्लब्ड करी जाती है, कब इनकम को क्लब्ड नहीं करा जाता है, एंड ऐसे ही बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम सीखने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। टॉकिंग अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम को जो है वो हम ये भी कहते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है कि इनकम ऑफ अदर पर्सनस, जो अदर पर्सनस की जो भी इनकम है, जो भी इंक्लूड हो जाती है असेसी की टोटल इनकम के अंदर। मतलब जो भी अदर पर्सनस की इनकम है जो कि असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाती है, तो हम उसे जो है वो क्लबिंग ऑफ इनकम भी जो है वो बोल सकते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन समझो कि जो है वो क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो क्या है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है इनकम जो है वो किसी और की है एंड टैक्सेबल जो है वो किसी और के, टैक्सेबल जो है किसी और के हैंड्स में होगी। मीन्स जो है वो इनकम, वो जो इनकम होगी ना वो किसी और की इनकम में जो है वो ऐड कर देंगे। डैट्स कॉल्ड कि हम जो है उसे क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो बोलते हैं। सबसे पहले जो है वो एक बात समझो, इसके जनरल प्रोविजन जो है वो कौन से हैं। सेक्शन नंबर 60 एंड सेक्शन नंबर 61 जो है वो इसके जनरल प्रोविजंस हैं। सबसे पहले समझो कि सेक्शन नंबर 60 जो है वो क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 60 जो है वो ये बोलता है कि आपने इनकम तो ट्रांसफ़र कर दी, आपने इनकम तो ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन एसेट जो है वो अभी भी आपके पास है। एसेट जो है वो अभी भी आपका है। आपने इनकम तो ट्रांसफ़र कर दी लेकिन एसेट तो अभी भी आपका है। जैसे मान के चलो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके पास में जो है वो एक हाउस प्रॉपर्टी है। कंपनी ने क्या किया, वो जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दी, मान लो जो है वो डायरेक्टर को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। मतलब अगर आप जो है वो ऐसा कोई काम कर रहे हो तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी, बताओ वो किसके हैंड में जो है क्लब होगी, वो आप ही के हैंड में जो है वो क्लब्ड होगी। मतलब किसके हैंड में क्लब्ड हो जाएगी, XYZ लिमिटेड के हैंड में जो है वो क्लब्ड होगी। क्योंकि आपने जो है वो क्या करा है, आपने ओनली इनकम ट्रांसफ़र करी है, आपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो इनकम जो है वो टैक्सेबल किसके हैंड में रहेगी, इनकम इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर ओनली। जिसने ट्रांसफ़र करा है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर, एंड जिसको ट्रांसफ़र करा जाता है उसे क्या बोलता है, ट्रांसफरी। तो इनकम जो है वो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी, ट्रांसफरर के हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी। इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, मतलब वो क्लब्ड हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर क्लबिंग होगी। अब समझो दूसरी बात, सेक्शन नंबर 61 आ जाता है। 61 जो है वो क्या कहता है कि मान लो आपने एसेट भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब सिंस एसेट ट्रांसफ़र करा था तो इनकम भी जो है साथ में ट्रांसफ़र हो गई। बट जो आपने एसेट ट्रांसफ़र करा था वो कैसा था, वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र आपने किया था। वो आपने कौन सा ट्रांसफ़र करा था, रिवोकेबल ट्रांसफ़र। अब क्वेश्चन आ जाता है कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र जो है वो क्या होता है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब है कुछ टाइम के बाद में वो एसेट आपके पास में वापस आ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवोकेबल ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो सोच के बताओ ऐसे केस में क्या होगा। तो ऐसे केस में क्लबिंग हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, क्लबिंग हो जाएगी। ऐसे केस में जिस पर्सन ने उस एसेट को जो है वो ट्रांसफ़र करा है, उसके उसके हैंड्स में वो जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, क्लब्ड हो जाएगी। उसके हैंड में वो जो है वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी, या फिर आप क्लब्ड कह लो, क्लब्ड हो जाएगी। बट मान के चलो आपने जो है वो परमानेंटली जो है वो एसेट ट्रांसफ़र कर दिया। बट मान के चलो आपने जो है वो एसेट जो भी ट्रांसफ़र करा है वो आपने परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग उस केस में नहीं होगी अगर आपने एसेट को परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सोच के बताओ उस केस में इनकम जो है वो किसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। उस केस में इनकम जो है वो ट्रांसफरी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि हमने एसेट को परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया है। वो इरिवोकेबल ट्रांसफ़र कर दिया, हमें वो मिलेगा ही नहीं। तो यार जिसको मिलेगा, जिसको उसका अल्टीमेट बेनिफिट हो रहा है, उसी के हैंड में टैक्सेबल करो ना। मतलब ट्रांसफरी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल करो। तो यहाँ पर कोई क्लबिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एसेट जो है वो हमारे पास में लौट के वापस आ जाएगा। तो यार ट्रांसफरर की इनकम के अंदर ही वो जो है वो क्या करी जाती है, ट्रांसफरर के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल करी जाती है। लेकिन परमानेंट ट्रांसफर है तो वो एसेट उसी का हो गया, तो जो भी इनकम आएगी वो उसी के हैंड में जो है टैक्सेबल करो। यहाँ पर कोई घपला नहीं है। यहाँ पर घपला है कि जो है वो आप रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो, परमानेंटली क्यों नहीं उसे एसेट दे देते। अगर आपको जो है वो कोई इनकम जो है उसे देनी ही है तो पूरा एसेट ही ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर करा है कि कुछ देर बाद जो है वो एसेट आपके पास में वापस आ जाएगा, तो जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है उसी के हैंड में जो है वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। लेकिन आपने परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया तो राइट में हमें जो पूरी क्लैरिटी है कि आपने जो है वो आप उसको अल्टीमेट बेनिफिट जो है प्रोवाइड करना चाह रहे हो,
तो इनकम उसी के हैंड में जो है टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरी के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। मतलब जिसको एसेट ट्रांसफ़र करा जा रहा है उसी के हैंड में वो इनकम भी जो है क्या होगी, टैक्सेबल हो रही है। तो यहाँ पर क्लबिंग नहीं होगी एंड यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगी, रिवोकेबल ट्रांसफ़र के अंदर जो है वो क्लबिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, क्लब्ड हो जाएगी। इसके बाद में हम ये वाला सेक्शन सीखेंगे, सेक्शन नंबर 64(1)(1)(a), इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड जो है वो हम सीखेंगे। बेसिकली ये सिर्फ जो है वो 64(1)(a) है। 64(1)(a) जो है वो अब हम इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड पढ़ते हैं। देखो, जो माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होती है। ये सेक्शन जो है वो ये बोलता है कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो हमेशा पेरेंट के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होती है। वो किसके हैंड में टैक्सेबल होती है, वो हमेशा पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल होती है। अब सवाल उठता है कि किसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, मम्मी के हैंड में जो है टैक्सेबल होगी या पापा के हैंड में जो है टैक्सेबल होगी। तो जिसकी भी इनकम ज़्यादा है, क्लबिंग करने से पहले आप ये वाली इनकम को क्लब मत करो, इस क्लबिंग से पहले जो है वो दोनों की इनकम जो है वो देख लो। एक की मान लो, एक पेरेंट, मम्मी की इनकम जो है वो मान के चलो 7.5 लाख रुपए है, पापा की इनकम जो है वो 8 लाख रुपए है। तो किसके हैंड में जो है वो क्लब, किसके किसके अंदर जो है वो क्लब होगी, किसकी इनकम के अंदर वो इनकम जो है वो क्लब होगी। अगर कोई माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम आ रही है, माइनर चाइल्ड की जो है वो इनकम जो भी आ रही है वो किसके हैंड में जो है वो क्लब्ड होगी, किसकी इनकम के अंदर क्लब्ड होगी, पापा के इनकम के अंदर क्लब होगी। बट अगर मान लो जो है वो मम्मी की इनकम होती 8 लाख रुपए और पापा की इनकम होती 7 लाख रुपए, तो किसके हैंड में जो है वो इनकम क्लब्ड होती, मम्मी के हैंड में जो है तब इनकम क्लब्ड होती। पहले पापा के हैंड में क्लब्ड हुई थी। अगर मान लो ये दूसरे वाला केस होता तो उस दूसरे वाले केस में किसके अंदर होगी, मम्मी के हैंड में जो है क्लब्ड हो जाएगी। तो मतलब इन नटशेल बोला जाए तो क्लबिंग करने से पहले जो है वो देख लो, क्लबिंग करने से पहले जो है वो जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसी की, अगर मम्मी की इनकम ज़्यादा है तो मम्मी के हैंड में जो है टैक्स वो क्लब्ड हो जाएगी। एंड अगर मान लो पापा की इनकम ज़्यादा है तो पापा के हैंड में जो है वो क्या हो जाएगी, वो क्लब्ड हो जाएगी। बट एक बात जो है वो आप समझ के चलो, एक बार जिस साल में जो है वो उसकी जिस पेरेंट के हैंड में जो है वो टैक्सेबल हो गई वो क्लबिंग वाली इनकम, उसी के हैंड में जो है वो क्लब्ड होती रहेगी। फिर जो है वो अगले साल चेंज नहीं होगा, फिर अगले साल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो जो असेसिंग ऑफिसर है, एओ जो है वो, अगर वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। एंड अदर देन डैट चेंज नहीं हो सकती। जिसके हैंड में वो जो माइनर चाइल्ड की इनकम जिस पेरेंट के हैंड में एक बार टैक्सेबल हो गई उसी के हैंड में जो है वो, उसी के हैंड में जो है वो क्लब्ड होती रहेगी। जिसके हैंड में जो है वो जिसकी इनकम के अंदर वो क्लब्ड हो गई उसी की इनकम के अंदर वो क्लब्ड होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। जिस पेरेंट के अंदर क्लब्ड हो रही है वो चेंज नहीं हो सकती। एक्सेप्शन मैंने क्या बोला कि अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो जाके चेंज हो सकती है। तो किसकी जो है वो इनकम में क्लब्ड होगी, मम्मी की इनकम ज़्यादा है तो मम्मी की इनकम में क्लब्ड होगी वो जो माइनर चाइल्ड की इनकम है, या फिर पापा की इनकम ज़्यादा है तो पापा की इनकम के अंदर वो क्लब्ड होगी। तो ओनली कौन बंदा जो है वो चेंज कर सकता है, ओनली इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो उसे चेंज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पेरेंट, जिसकी भी जो इनकम है इज मोर बिफोर क्लबिंग द माइनर इनकम। अब एक बात आप जो है वो समझो, जब ये माइनर चाइल्ड की इनकम को जो है वो क्लब्ड करते हैं तो एक जो है वो, तो एक एग्जेम्पशन मिलता है। तो क्या मिलता है, एक एग्जेम्पशन मिलता है 1500 रुपये पर चाइल्ड पर एनम जो है वो क्या मिलता है, एग्जेम्पशन जो है वो मिलता है। तो अगर मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी पेरेंट है, उसके जो है वो माइनर चाइल्ड को कोई इनकम होती है, तो जब उस माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट की इनकम के अंदर क्लब्ड करा जाएगा, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूरे मान लो जो है वो इनकम हुई 20,000 रुपये की जो है वो इनकम हुई उस माइनर चाइल्ड को, तो क्या जो है वो पेरेंट के हैंड में पूरी इनकम क्लब्ड होगी? द आंसर इज़ नो। कितनी इनकम जो है वो क्लब्ड होगी? 20,000 में से जो है वो 1500 रुपये का जो है वो आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगा। 1500 का एग्जेम्पशन क्या है, पर चाइल्ड पर एनम के लिए। तो आप बताओ कितनी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी उस पेरेंट के हैंड में, आप बताओ कितनी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी उस पेरेंट के हैंड में। उस पेरेंट के हैंड में जो है वो ओनली 18,500 की इनकम जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो आप समझ गए कितने का जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगा, 1,500 पर एनम पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलेगा। कौन सा सेक्शन जो है वो बोलता है कि आपको 1,500 का जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगा? ये 1032 जो है वो बोलता है 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड का डिडक्शन एग्जेम्पशन जो है वो अलाउड हो जाता है पेरेंट को। तो अगर माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो क्लब्ड हो रही है इन द हैंड ऑफ द पेरेंट, तो एग्जेम्पशन जो है वो मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 1032 ऑफ 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड इज अलाउड टू द पेरेंट।
तो ये एग्जामेशन जो है वो क्या है, 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड। एंड यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम जो है वो चाइल्ड चाइल्ड पर वो नहीं है कि लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आपके कितने भी चाइल्ड हो उससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, मैक्सिमम आपके कितने भी चाइल्ड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो माइनर चाइल्ड की इनकम जब भी आप जो है वो पेरेंट के हैंड में जो है वो क्लब्ड करोगे, तब एग्जामेशन जो है वो 1032 की एग्जामेशन मिलेगी, 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड की पेरेंट को मिलेगी। अब एक बात समझो, माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है वो जो है वो पेरेंट के हैंड में जो है वो क्लब्ड तो होती है, ठीक है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर जो है वो माइनर की इनकम जो है वो उसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, एंड पेरेंट के हैंड में जो है वो क्या नहीं होगी, क्लब्ड नहीं होगी, या फिर पेरेंट के हैंड में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। अब वो कौन से 3 केस हैं वो हम सीखते हैं। तो 3 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर वो जो भी माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है वो माइनर के ही हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, वो जो है वो पेरेंट के हैंड में क्लब्ड नहीं होगी। कौन से हैं वो 3 केसेस वो सीखते हैं। सबसे पहला आ जाता है, अगर मान लो उस माइनर चाइल्ड ने कोई मैनुअल वर्क से कोई इनकम कमाई है, उस माइनर चाइल्ड ने मैनुअल वर्क से कोई इनकम कमाई है, तो उस केस के अंदर उस माइनर की इनकम जो है वो उसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, एंड वो पेरेंट के हैंड में क्लब्ड नहीं होगी। या फिर माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम कमाई है स्किल एंड टैलेंट के बेसिस पर, या फिर माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम कमाई है स्किल एंड टैलेंट के बेसिस पर, उस केस के अंदर भी उस माइनर की इनकम जो है वो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी, उसी माइनर के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगी, क्लब्ड नहीं होगी। जैसे अगर मान लो कोई भी पेरेंट है, उसका बच्चा जो है वो मान लो कोई डांस रियलिटी शोज वगैरह में, डांस प्लस वगैरह में जाता है, जो भी उसने, और जो वहाँ पर वो जो इनकम कमाएगा, अगर मान लो वो जीत जाता है और उससे जो है वो कोई भी इनकम जो है उसने कमाई, तो वो उसके स्किल एंड टैलेंट के बेसिस पर उसने इनकम कमाई है, तो वो क्या क्लब्ड होगी? नहीं, वो क्लब्ड नहीं होगी, वो उसी के हैंड्स में जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। या फिर अगर मान लो माइनर चाइल्ड को किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है, अगर वो सफ़र कर रहा है कोई डिसेबिलिटी से, कौन? माइनर चाइल्ड, तो उस केस में वो जो इनकम होगी वो किसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, वो उस केस में वो जो इनकम है वो माइनर के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगी, पेरेंट के हैंड में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, पेरेंट के हैंड में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो समराइज़ करें तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो है वो माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो किसके हैंड में जो है टैक्सेबल होगी, मदर या फादर जिसकी भी इनकम जो है वो ज़्यादा है क्लबिंग करने से पहले, उसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और एक बार जिसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल हो गया, हर साल उसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होता रहेगा। बट अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसे चेंज कर सकता है। तो ये देखो, ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया था, ये वाला देखो, वंस क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन विद दैट ऑफ वन पेरेंट, इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब्ड विद दैट पेरेंट ओनली इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। एंड असेसिंग ऑफिसर जो है वो चाहे तो वो मे हाउएवर क्लब द माइनर इनकम विद दैट ऑफ द अदर पेरेंट, अगर वो जो है वो इफ़ आफ्टर गिविंग द अदर पेरेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो देगा उस अदर पेरेंट को, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो चाहे तो वो ही जो है वो क्या कर सकता है, वो ही जो है वो चेंज कर सकता है कि दूसरे के हैंड में जो है टैक्सेबल हो जाए अगले साल से। बट उसके अंदर किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा? असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। माइनर की जो इनकम होती है वो 3 केसेस के अंदर जो है वो टैक्सेबल जो है वो क्लब्ड नहीं होगी। वो कौन से 3 केसेस हैं? इनकम जो है वो अगर माइनर मैनुअल वर्क से हो रही है, इनकम जो है वो अगर मैनुअल वर्क से आ रही है उसकी इनकम, या फिर उस माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो स्किल और जो है वो टैलेंट के बेसिस पर उसने कमाई है, या फिर जो माइनर चाइल्ड है वो कोई डिसेबिलिटी वगैरह से सफ़र कर रहा है, तो इन 3 केसेस के अंदर वो जो इनकम है वो क्लब्ड नहीं होगी, वो उसी माइनर चाइल्ड के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। अब एक बात समझो, अगर मान लो मम्मी और पापा के बीच में जो है वो डाइवोर्स हो जाए, मतलब वो जो मैरिज है, जो भी पेरेंट्स की मैरिज है वो सबसिस्ट नहीं कर रही है, अगर मान लो जो पेरेंट्स की मैरिज है वो सबसिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर जो भी माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसके हैंड में जो है वो माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, उसके हैंड में जो है वो उस माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, क्लब्ड हो जाएगी। तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डू नॉट सबसिस्ट, द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पर्सन, जो कि क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है माइनर चाइल्ड को इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर मम्मी जो है वो मेंटेन कर रही है तो मम्मी के हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी, एंड अगर पापा जो है वो पापा जो है वो माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब मेंटेन का मतलब है जो भी उसकी टेक केयर वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसी के हैंड में जो है क्या हो जाएगी, क्लब्ड हो जाएगी।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, क्या माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी जो है वो क्लब्ड होगी? आप सोच के बताओ क्या होगी, क्या होगी क्लब्ड? द आंसर इज यस, क्लब्ड होगी। तो माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी जो है वो पेरेंट्स के हैंड में जो है वो क्या होती है, क्लब्ड होती है। बेसिकली अगर मान लो आप माइनर मैरिड डॉटर को, कोई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उस केस में आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाते हो। उस केस में आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाते हो, लेकिन इनकम जो है वो आप ही के हैंड में जो है वो क्या होती रहेगी, क्लब्ड होती रहती है। इनकम जो है वो आप ही के हैंड में जो है क्लब्ड होती रहती है। देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड डैट कि जो क्लबिंग प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्टेड होंगे इवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। इवन माइनर मैरिड डॉटर की इनकम है, उस केस के अंदर भी जो है वो क्लबिंग प्रोविजन जो है वो क्या होते रहेंगे, उस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो एक बात समझो, चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो यही तो समझना पड़ेगा। माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड बोली जा रहे हैं, चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड का मतलब हो गया, एक तो आपका लीगल चाइल्ड हो गया, और एक तो है वो आपका कोई लीगल और लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी जो है वो इसी के अंदर आ जाएगा। और अगर आपने कोई जो है वो चाइल्ड को जो है वो मतलब कोई आपका स्टेप चाइल्ड है तो वो भी आ जाएगा। तो चाइल्ड इन द रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड अ स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो एक तो जो है वो उसका जो भी चाइल्ड था उसके अंदर स्टेप चाइल्ड भी आ जाएगा, एंड अडॉप्टेड चाइल्ड अगर उसने उस पे मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई जो है चाइल्ड को अडॉप्टेड करा है तो वो भी जो है वो भी चाइल्ड के अंदर ही आएगा। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 64(1)(4)। एसेट अगर हमने जो है वो कोई ट्रांसफ़र कर दिया स्पाउस को। अब एक बात समझो कि सबसे पहले मैंने इससे पहले जो है ना, अभी मैं जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा था, पहले मैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो जो है वो जो माइनर चाइल्ड था उसने जो है वो कोई डांस प्लस वगैरह, मतलब कोई भी जो है वो कोई छोटे मतलब कोई भी शो वगैरह में कोई भी जो सारे गाँव जो है वो ये जो शो होता है इसमें से कोई इनकम कमाई। मान लो वो जो है वो इनकम कमाई, 20,000 रुपये की इनकम कमाई। ठीक है, वो तो इनकम जो है वो क्लब्ड नहीं होगी, वो किसके हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल रहेगी, माइनर चाइल्ड के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो जो जो इनकम आई है उसको जो है वो क्या करा जाता है, उसकी जो है वो एफडी करा ली जाती है, और उस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो बताओ वो किसके हैंड में जो है टैक्सेबल होगा, माइनर के हैंड में या फिर पेरेंट के हैंड में? सही आंसर इसका ये है, राइट आंसर जो है वो इसका ये है कि ये जो है वो पेरेंट के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। किसके हैंड में जो है टैक्सेबल होगी, पेरेंट के हैंड में जो है टैक्सेबल होगी। बताओ लॉजिक क्या है, क्यों जो है वो बताओ माइनर चाइल्ड के हैंड में इसीलिए जो है वो हमने टैक्सेबल नहीं करी, वो माइनर चाइल्ड के इसी हैंड में इसीलिए टैक्सेबल नहीं करी क्योंकि वो माइनर चाइल्ड का वो जो है स्किल और टैलेंट तो थोड़ी है। वो किसका स्किल और टैलेंट है, वो तो बैंक का स्किल और टैलेंट है, तो वो माइनर चाइल्ड का स्किल और टैलेंट तो थोड़ी है, वो माइनर चाइल्ड के स्किल और टैलेंट से तो थोड़ी आई है। तो इसीलिए वो पेरेंट के हैंड में जो है टैक्सेबल करी जाती है, माइनर चाइल्ड के हैंड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो वो वाला जो इंटरेस्ट होगा वो किसकी इनकम में क्लब्ड हो जाएगा, पेरेंट की इनकम में क्लब्ड हो जाएगा। देखो मैं इसको ना पढ़ना सिखाता हूँ, इसको सबसे पहले अगर किसी को जो है नहीं पता, इसे बोला जाता है, देखो सेक्शन कौन सा है, 64। ये 1 क्या है, सब सेक्शन, और ये 4 क्या है, 4 क्या है, क्लॉज होता है। तो ये सेक्शन नंबर 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। मतलब कोई एसेट जो है वो अगर आपने जो है वो स्पाउस को ट्रांसफ़र करा है तो क्या होगा, अगर आप अपने अगर आप कोई एसेट जो है वो अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देते हो, अगर आप कोई भी एसेट जो है वो अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देते हो, बट एक्सेप्शन में है हाउस प्रॉपर्टी के अलावा। क्योंकि अगर आप जो है वो अगर एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वैसे भी आप जो है वो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो, जो कि कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन नंबर 27 बोलता है। अगर आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, अगर आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो आप वैसे भी डीम्ड ओनर माने जाते हो। बट सवाल आता है अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी अदर एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करते हो, जैसे जो है वो किसी भी पर्सन ने अपनी जो है वो स्पाउस को जो है वो इनकम ट्रांसफ़र कर दी, शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब कोई भी एसेट जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया है स्पाउस को, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र का मतलब है या तो गिफ्ट कर दिया, या तो गिफ्ट कर दिया हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को। ठीक है, जो है वो क्या कर दिया, या तो गिफ्ट कर दिया या तो जो है वो इनएडिक्वेटली ट्रांसफ़र कर दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में जो है वो कर दिया। अगर गिफ्ट किया या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में जो है ट्रांसफ़र करा तो जो स्पाउस को उससे इनकम होगी वो रिसीव तो जो है वो स्पाउस को होगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो है वो कौन भरेगा, उसके ऊपर जो है टैक्स है वो ट्रांसफरर जो है असेसी है वो भरेगा। वो कौन भरेगा, ट्रांसफरर असेसी भरेगा। तो उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, इंडिविजुअल भरेगा। उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, इंडिविजुअल भरेगा। तो मैंने क्या बोला, हम वो समझते हैं, वो ही जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। देखो अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने ट्रांसफ़र कर दिया एसेट
टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर, तो इनकम फ्रॉम सच एसेट इज रिसीव्ड बाय द स्पाउस, तो वो इनकम तो जो है स्पाउस को रिसीव्ड होगी, बट उसके ऊपर टैक्स जो है वो कौन भरेगा, ट्रांसफरर असेसी जो है वो उसके ऊपर टैक्स भरेगा। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर रूल है ना, ये वाला जो है वो, ये जो चीज़ है ये तभी लगेगी अगर मान लो जब आपने जब ट्रांसफ़र करा था, जब एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करा था स्पाउस को, तो तब भी जो है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है वो रिलेशनशिप था। एंड जब इनकम है, इनकम आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तब भी जो है वो हस्बैंड और स्पाउस के बीच में रिलेशनशिप है। तभी जाकर वो जो इनकम है वो किसके हैंड में जो है क्लब्ड होगी, ट्रांसफरर असेसी के केस, ट्रांसफर असेसी की इनकम में क्लब्ड होगी। तो मतलब दोनों टाइम पर, एक तो जो है वो एसेट ट्रांसफ़र करते टाइम और एक इनकम जनरेट करते टाइम, दोनों टाइम पर रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मान लो जो है वो मतलब दोनों टाइम नहीं है, दोनों टाइम जो है वो नहीं है, मतलब जब ट्रांसफरर कर रहे थे तब तो था रिलेशनशिप, लेकिन जब इनकम जनरेट हुई है तब जो है वो दोनों सबसिस्ट हो जाते हैं, दोनों का डाइवोर्स वगैरह हो जाता है। तो फिर उस केस के अंदर बताओ इनकम जो है वो क्लब्ड होगी या नहीं होगी, तो उस केस के अंदर इनकम क्लब्ड नहीं होने वाली, वो ट्रांसफरी के हैंड में जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। बट इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो आप जो है वो एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करते हो अपने स्पाउस को इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उसके ऊपर ये सेक्शन के प्रोविज़न जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब एक बात समझो, इन कनेक्शन विद लिव अपार्ट का मतलब क्या होता है कि आप दोनों अलग अलग हो रहे हो, अलग अलग हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, अलग अलग हो रहे हैं कि मतलब वो डाइवोर्स वगैरह हो रहा है, तो जो है वो उस केस के अंदर ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं होगा, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। उस केस में जो भी इनकम आएगी वो किसके हैंड में जो है टैक्सेबल रहेगी, वो ट्रांसफरी के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, वो ट्रांसफरर के हैंड में जो है टैक्सेबल नहीं होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई, द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो इस वाले केस के अंदर क्लबिंग के प्रोविजन जो है वो आप पे नहीं लगेंगे। अब अगला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 64(1)(6) आ जाता है कि अगर आपने एसेट जो है वो ट्रांसफ़र किसको करे हैं, सन की वाइफ को करे हैं, सन्स की वाइफ को अगर आपने एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। सन्स वाइफ मतलब क्या हो गया, बहू को जो है वो ट्रांसफ़र करा है एसेट। तो सन्स वाइफ जो है वो अगर ट्रांसफ़र करा है कोई एसेट, जैसे सन्स वाइफ मतलब जो है वो बहू या फिर कोई मतलब या फिर जो है डॉटर इन लॉ बोल लो। तो अगर मान ले सास ससुर ने अगर कोई एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करा है सन्स की वाइफ को, सन्स की वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफ़र करा है, तो उस केस में क्या होगा सीखते हैं। तो अगर कोई एसेट जो है वो सास ससुर ने, सास या फिर ससुर ने कोई एसेट जो है वो मतलब ट्रांसफ़र करा है, ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पर गिफ्ट में दे दिया है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे दिया है। आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्लबिंग जो है वो तभी लगता है या तो जो है वो गिफ्ट में दिया है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, या तो गिफ्ट दिया है या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो आपने जो एसेट जो है वो ट्रांसफ़र जो भी करा है सन्स वाइफ को, उस केस के अंदर इनकम तो जो है वो सन्स की वाइफ को मिलेगी, इनकम जो है वो क्या होगी, इनकम तो सन्स की वाइफ को मिलेगी, बट उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, उसके ऊपर टैक्स जो है वो सास या फिर ससुर जिसने भी जो वो एसेट है वो ट्रांसफर करा है सन्स की वाइफ को, वो उसके ऊपर क्या भरेगा, वो उसके ऊपर टैक्स भरेगा। इसके अंदर भी जो भी सास ससुर ने जो भी इनकम जो है वो ट्रांसफ़र करी है, वो जो तो सास ससुर और जो बहू का जो रिलेशनशिप है वो भी दोनों टाइम पर जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब एसेट को ट्रांसफ़र करा गया है एंड जब इनकम जनरेट हो रही है, दोनों टाइम पर जो है वो होना चाहिए, तभी जाकर क्लबिंग होगी, तभी जाकर जो है वो इनकम जो है वो किसके हैंड में जो है क्लब्ड होगी, सास या फिर ससुर जो भी एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा है उसी के हैंड में जो है वो क्या होगी, क्लब्ड होगी। ठीक है। अगर मान लो जो है वो दोनों टाइम पे जो है नहीं है, अगर जब ट्रांसफ़र करा तो तब था, लेकिन जो है वो जब रिसीव्ड हो रही है तब उसके, तब जो है वो क्या है, तब वो बहू का मतलब जो है वो डिवोर्स हो जाता है सन के साथ में, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो जो इनकम आएगी वो किसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, वो उसी बहू के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन नंबर 64(1) का क्लॉज नंबर 7 और 8। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप कोई भी एसेट जो है वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हो, अगर आप कोई भी एसेट जो है वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हो, मतलब आप जो है वो एसेट जो है वो किसी को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन उससे जो बेनिफिट जो है वो किसको मिल रहा है, बेनिफिट जो है वो उससे किसको मिल रहा है, सन्स स्पाउस को या फिर सन्स की वाइफ को जो है वो बेनिफिट मिल रहा है।
तो आप एसेट जो है किसी भी पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हो, लेकिन अगर उससे बेनिफिट जो है वो या तो स्पाउस को मिल रहा है या तो सन्स की वाइफ को मिल रहा है, तो ये सेक्शन जो है वो उससे डील करता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी जो है वो बोला जाता है। तो मतलब किसी इंडिविजुअल ने एसेट जो है वो किसी और पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, और वो जो ट्रांसफ़र करी, जो जो एसेट ट्रांसफ़र करा, उससे बेनिफिट जो है वो किसको हो रहा है, स्पाउस को हो रहा है या फिर सन्स की वाइफ को हो रहा है। मतलब जो इंडिविजुअल है, देखो क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मैं अगर जो है वो स्पाउस या फिर सन्स की वाइफ को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्लबिंग लग जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं किसी और पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और उससे जो है वो बेनिफिट जो है वो सन्स स्पाउस और सन्स की वाइफ को हो जाएगा। लेकिन लॉ मेकर भी जो है वो क्लेवर है, उन्होंने जो है वो ये भी चीज़ जो है वो कवर कर ली। उन्होंने जो है वो ये देख लिया कि ऐसे ऐसे लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो अगर आपने जो है वो ऐसे ट्रांसफ़र करा किसी और पर्सन को, लेकिन बेनिफिट जो है वो अल्टीमेटली किसका हो रहा है, स्पाउस या फिर सन्स की वाइफ को हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप ट्रांसफ़र जो है वो, ये तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है, अल्टीमेटली बेनिफिट तो जो है वो स्पाउस या फिर सन्स की वाइफ को हो रहा है। तो उस केस के अंदर जो है वो इनकम जो है वो आप ही के हैंड में जो है वो क्या हो जाएगी, क्लब्ड करी जाएगी। बेसिकली ये क्रॉस ट्रांसफ़र वाला जो है वो केस होता है। तो जैसे अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो ट्रांसफ़र कर देता है कोई भी एसेट टू एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, मैंने बोला ही है, या फिर जो है वो जो है वो ट्रांसफ़र जो भी एसेट करा गया है, शर्त क्या होनी चाहिए क्लबिंग लगाने के लिए कि विदाउट कंसिडरेशन, या तो गिफ्ट में दे दिया, या फिर जो है वो विदाउट, या फिर वो जो है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दिया, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, सन्स की वाइफ को जो है वो दे दिया, या फिर स्पाउस को, किसका बेनिफिट जो करना चाह रहा है वो सन्स की वाइफ या फिर अपनी जो है स्पाउस का बेनिफिट करना चाह रहा है, देन जो इनकम जो भी उस एसेट से आएगी वो रिसीव्ड तो जो है वो अनदर पर्सन को ही है, मतलब ट्रांसफर ही को ही है, बट टैक्स जो है वो उसके ऊपर कौन पे करेगा, टैक्स जो है वो उसके ऊपर ट्रांसफरर ही पे करेगा, टैक्स जो है उसके ऊपर कौन पे करेगा, टैक्स जो है वो उसके ऊपर ट्रांसफरर ही जो है वो पे करेगा। इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6412। ये सेक्शन जो है वो क्या बोलता है, इनकम ऑफ द स्पाउस फ्रॉम द कंसर्न वेयर द सेसी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो इनकम ऑफ द स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न वेयर द सेसी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये सेक्शन जो है वो क्या बोलता है वो समझने की कोशिश करो। ये जो है वो ये कहता है कि अगर मान लो किसी पर्सन का किसी कंसर्न के अंदर जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब किसी इंडिविजुअल का किसी जो है वो कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे मान के चलो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो क्या है, मिस्टर ए जो है वो क्या है, असेसी है, मिस्टर ए जो है वो क्या है, असेसी है, एंड मिस्टर ए का जो है वो किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर ए का किसी कंसर्न के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब आप ये पूछ रहे हो कि कंसर्न का मीनिंग क्या होता है। कंसर्न का मीनिंग है कोई भी फर्म, कंपनी, बीओआई वगैरह, उसे जो है वो हम क्या बोलते हैं, कंसर्न बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप जो है ये पूछ रहे होगे कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है अगर जो है वो जो असेसी है उसके पास में 20% या 20% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग है उस कंसर्न का, तो उसे क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो बोलते हैं। या फिर 20 या 20% से ज़्यादा का पीएसआर है तो माना जाएगा कि असेसी के पास में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो एक बात समझना, अगर असेसी का किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर असेसी का किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से उसकी स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब मिसिस ए को कोई जो है वो रेम्यूनरेशन मिलती है, मतलब मिसिस ए को कोई रेम्यूनरेशन जो है वो मिलती है उस कंसर्न से, तो उस केस के अंदर जो इनकम होगी वो मिलेगी तो किसको, स्पाउस को मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, असेसी ही भरेगा। उस केस के अंदर इनकम जो है मिलेगी तो स्पाउस को, लेकिन वो टैक्सेबल जो है वो असेसी की हैंड में ही रहने वाली है। अब जैसे जो है वैसे हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो उसका एक एक्स वाई जेड लिमिटेड के अंदर वो जो है वो क्या है, उस एक्स वाई जेड लिमिटेड जो कंपनी है, मतलब कंसर्न है, उसके अंदर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर जो है वो। और अगर मान लो उससे जो है वो उसकी स्पाउस को, मिसिस ए को कोई रेम्यूनरेशन मिलती है, तो वो मिलेगी तो मिसिस ए को, लेकिन वो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी, असेसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, असेसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है वो उसके हैंड में जो है टैक्सेबल करा गया। बिकॉज देखो उसका, उस जो असेसी है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो उसकी वजह से उस असेसी की जो है वो उस कंसर्न के अंदर चलती है, तो उस कंसर्न के अंदर जो है वो असेसी की चलती है, उसकी वजह से उसकी स्पाउस को जो है वो कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसकी वो वहाँ पर चलती है, उसकी वजह से उसकी स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है। तो आपकी चलती थी तो उसी की वजह से आपकी स्पाउस को जो है वो रेम्यूनरेशन मिली है, तो वो जो वो इनकम जो है वो किसी के हैंड में जो है टैक्सेबल कर देंगे, उसी असेसी के हैंड में जो है टैक्सेबल कर देंगे।
बट यहाँ पर एक बात समझ के चलना कि अगर मान लो जो स्पाउस है उसके पास में कोई टेक्निकल और या फिर जो है वो कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर जो स्पाउस है, अगर वो जो स्पाउस है उसके पास में कोई भी जो है टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड उसकी वजह से उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मतलब उसके पास में टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड उसकी वजह से उसको जो है वो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसकी वजह से उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है एंड उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो अप्रोप्रिएट है, तो उस केस के अंदर वो जो इनकम जो रेम्यूनरेशन है वो असेसी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो उस केस के अंदर वो जो रेम्यूनरेशन है वो असेसी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। अब आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आपका खुद का आपके रिलेटिव्स का मिलाकर, खुद का आपका और आपके रिलेटिव्स का मिलाकर, एंड इस केस के अंदर जो है वो रिलेटिव का मतलब है सन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट जो है वो आ जाते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में। ये बेसिकली सन नहीं, ये स्पाउस है, स्पाउस, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, क्योंकि वो सन जो है वो लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट में आ ही गया, तो ये स्पाउस है, ये स्पाउस है, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। अगर इन सभी का मिलाकर, इन सभी का मिलाकर 20% या 20% से ज़्यादा है एंड उस जो है वो कंसर्न से आपके स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो किसके हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगा, वो जो है वो असेसी के हैंड में जो है क्लब्ड हो जाएगा, या फिर असेसी के हैंड में जो है वो इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। बट यहाँ पर आपको बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, अगर जो स्पाउस है उसके पास में टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इवन दो आपकी जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है 20% या 20% से ज़्यादा है, तब भी जो है वो इनकम आपके हैंड में जो है क्लब्ड नहीं होगी, आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब असेसी के हैंड में जो है टैक्सेबल नहीं होगी। आपका मतलब में ये है असेसी वो जो है वो उसी स्पाउस के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होने वाली है वो, और जो है बस जो है वो रेम्यूनरेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एंड जो है उस स्पाउस के पास में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब एक बात समझ के चलो, अगर मान लो असेसी है, असेसी ने जो है वो कंसर्न के अंदर जो है वो असेसी है और जो है वो स्पाउस है ना। अब असेसी और जो स्पाउस है दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न के अंदर, दोनों का जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न के अंदर एंड दोनों के पास में जो है वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों के पास में जो है प्रोफेशनल एंड जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब असेसी और जो उसकी असेसी है और जो स्पाउस है दोनों जो है वो दोनों के पास में प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों का जो है वो दोनों का जो है वो क्या है, दोनों का जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न के अंदर एंड दोनों को जो है वो क्या मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रही है, दोनों को जो है वो रेम्यूनरेशन मिल रही है। क्वेश्चन तो ये आता है ना, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, वो किसके हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी। तो जो है वो लॉ मेकर जो है वो बोलते हैं जिसकी भी अदर इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी भी अदर इनकम जो है वो ज़्यादा होगी उसके हैंड में जो है टैक्सेबल करी जाएगी। तो अगर जो है वो असेसी की अदर इनकम ज़्यादा है तो उसके हैंड में जो है वो इनकम क्लब्ड हो जाएगी एंड अगर स्पाउस की इनकम जो है वो ज़्यादा है अदर इनकम, तो उसके हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये सीख लिया, इनकम शुड बी इन द नेचर ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्यूनरेशन। इनकम जो है वो किसकी नेचर की होनी चाहिए, यहाँ पर इनकम जो है वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, उसका नेचर जो है वो ये होना चाहिए एंड वो जो रेम्यूनरेशन है शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम अ कंसर्न जहाँ पर असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ये जो है वो दो कंडीशन है ना। तो इनकम ऑफ द स्पाउस जो है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, असेसी की हैंड में टैक्सेबल कब होगी, अगर ये जो दो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर ये दो कंडीशन है सेटिस्फाइड होंगी कि इनकम का नेचर क्या होना चाहिए, सैलरी, कमीशन, बोनस या रेम्यूनरेशन, और जो रेम्यूनरेशन है शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम अ कंसर्न जहाँ पर असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, असेसी का इस कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हमने रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी ली, रिलेटिव के अंदर स्पाउस आ जाता है, स्पाउस आ जाती है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट एंड लीनियर डिसेंडेंट। हम जो है वो अगली चीज़ पर चलते हैं। यहाँ पर जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि कंपनी है तो कंपनी के अंदर आपका जो है 20% या मोर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, या फर्म एओपी बीओआई है तो इसमें तो शेयर होल्डिंग नहीं, यहाँ पर आपका पीएसआर जो है वो 20% या 20% से ज़्यादा का आपको पीएसआर मिल रहा है तो माना जाएगा कि आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस केस में माना जाएगा आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एंड हमने जो है वो एक्सेप्शन जो है वो पढ़ी ली है, अगर रेम्यूनरेशन जो है वो रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड कौन कर रहा है, स्पाउस जो है वो रिसीव्ड कर रही है रेम्यूनरेशन, लेकिन अपनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से कर रही है एंड वो जो रेम्यूनरेशन है वो एट्रीब्यूटेड है उसी क्वालिफिकेशन को, मतलब उतनी मतलब जस्टिफिकेबल रेम्यूनरेशन उसको मिल रही है, अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन मिल रही है, देन द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल।
तो यहाँ पर क्लबिंग नहीं होगी, उसी के हैंड में जो है इनकम जो है टैक्सेबल होगी, उसी स्पाउस के हैंड में। बट वेयर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन अ कंसर्न एंड बोथ आर इन द रिसिप्ट ऑफ द इनकम बाय द वे ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, फ्रॉम द सेड कंसर्न, तो सच इनकम विल बी इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ डैट स्पाउस जिसकी भी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर, मतलब जिसकी भी अदर इनकम ज़्यादा होगी उसी के हैंड में जो है वो क्या करी जाएगी, टैक्सेबल करी जाएगी। अब इसमें भी वही वाली चीज़ आ जाती है जो वहाँ पर थी माइनर चाइल्ड वाले के अंदर, कि अगर कोई भी इनकम जो है वो इंक्लूडेड हो जाती है, इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ईदर स्पाउस, अगर जो जो है वो अगर वो जो इनकम है वो वंस इंक्लूडेड हो जाती है टोटल इनकम ऑफ ईदर स्पाउस के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाती है, तो इनकम जो भी सक्सीडिंग ईयर के अंदर आएगी वो शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अदर स्पाउस, शेल बी मतलब इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द अदर स्पाउस अनलेस एओ इज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग द डैट स्पाउस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, की नेसेसरी था तभी जाकर जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर वो ये शेल नॉट भी इंक्लूडेड, ये शेल नॉट भी इंक्लूडेड ही हो गया, मतलब वो अदर इनकम अदर जो है वो स्पाउस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, एंड जो है वो किसके इनकम के अंदर इंक्लूड होगी, वो इंडिविजुअल के इनकम के अंदर इंक्लूड होती रहेगी, अनलेस एओ जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए तो बात अलग है। मैं आपको एक बार रिवोकेबल ट्रांसफर के जो है वो रिवोकेबल जो है वो ट्रांसफर जो है वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिवोकेबल ट्रांसफर की मैंने जो है वो एसेट जो है ट्रांसफर कर दिया, लेकिन राइट उस एसेट के ऊपर मेरे ही हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, रिवोकेबल ट्रांसफर जो है वो बोला जाता है। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के अंदर जो इनकम जो भी रिसीव्ड होती है ट्रांसफरी को, इनकम तो ट्रांसफरी को रिसीव होती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन पे करता है, ट्रांसफरर ही पे करता है। बट अगर कोई ट्रांसफर जो है वो इरिवोकेबल ट्रांसफर होता है तो उस केस के अंदर इनकम जो है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, इनकम जो है वो मतलब मैंने अपनी राइट छोड़ दी है, राइट जो है वो आपके पास चला गया, ट्रांसफरी के पास में जो है वो चला गया, तो उस केस के अंदर टैक्स जो है वो कौन पे करता है, ट्रांसफरर पे नहीं करता, ट्रांसफर ही पे करता है। उसे क्या बोलते हैं, इरिवोकेबल ट्रांसफर, उसे क्या बोलते हैं, इरिवोकेबल ट्रांसफर। तो आप मुझसे पूछोगे कि रिवोकेबल ट्रांसफर है इरिवोकेबल ट्रांसफर में जो है क्या डिफरेंस होता है। रिवोकेबल ट्रांसफर के अंदर राइट जो है वो ट्रांसफरर के पास में रहते हैं, इरिवोकेबल ट्रांसफर में जो है वो राइट जो है वो किसके पास में चले जाते हैं, ट्रांसफरी के हैंड में जो है चले जाते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर में जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स कौन भरता है, ट्रांसफरर भरता है, एंड इरिवोकेबल ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर टैक्स कौन भरता है, ट्रांसफरी जो है वो टैक्स भरता है उस इनकम के ऊपर। तो रिवोकेबल ट्रांसफर, इन केस ऑफ अ रिवोकेबल ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी बट टैक्स इज पेड बाय द ट्रांसफरर। अब मान के चलो एक पर्सन है, एक पर्सन ने जो है वो इनकम जो है वो अपने फ्रेंड को जो है वो ट्रांसफ़र करी और ये बोला कि जब तक तू जिंदा है तब तक इससे जो भी इनकम होगी वो तेरी है, लेकिन जब तू मर जाएगा तो उसके बाद में जो इनकम होगी वो मेरी होगी। उसने ऐसी कंडीशन के साथ में जो है वो क्या करा, ट्रांसफ़र करा। मतलब कि जो है वो जब तक जो है उसने एसेट ट्रांसफ़र करा, उसने ये कंडीशन के साथ में एसेट ट्रांसफ़र करा, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि अगर जब उसने एसेट कंडीशन लगाई कि जब तक तू जिंदा है तब तक वो एसेट तेरे पास में रहेगा, एंड जब तू मर जाएगा तो उसके बाद में जो है वो एसेट जो है वो मेरा हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात बताओ, क्या ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र है या फिर इरिवोकेबल ट्रांसफ़र है? तो ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र है। ये कौन सा ट्रांसफ़र है, ये है तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र ही, क्योंकि उसके मरने के बाद में जो एसेट है वो वापस किसके पास में आने वाली है, वो जो है वो ट्रांसफरर के पास में ही आने वाली है। तो ये ट्रांसफ़र तो जो है वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र ही है। अब एक बात समझो, ये है तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र ही, लेकिन इसे जो है वो इरिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। ये है तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र ही, लेकिन इसे क्या माना जाएगा, इरिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। एंड वो जो इनकम है वो किसके हैंड में ही टैक्सेबल होगी, जिस पर्सन ने जो अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करा था ना, मान लो ए ने बी को ट्रांसफ़र करा, तो वो तो इनकम जो है वो जो भी इससे इनकम आ रही है वो किसके हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगी। जब तक वो जिंदा होगा तब तक वो ए के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, मतलब ए के हैंड में नहीं, मतलब वो जो है जिसको जो है ट्रांसफ़र करी है उसी के हैंड में होगी। मतलब जब तक जो है वो जिंदा है तब तक उसी के हैंड में होगी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा था तो मिस्टर बी के हैंड में टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए के नहीं। अभी थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हुआ था कि मैंने बोल दिया था मिस्टर ए के हैंड में नहीं, मिस्टर बी के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। मिस्टर बी के हैंड में वो जो है वो टैक्सेबल होती रहेगी जब तक वो जिंदा है। एंड मिस्टर बी के मरने के बाद अगर कोई वो अगर मिस्टर बी के मरने के बाद में अगर वो एसेट जो है वो मिस्टर ए के पास में वापस आती है तो उस केस के अंदर जो है वो इनकम जो भी आएगी फिर बाद में जो उस एसेट से इनकम आएगी वो मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगी। जब तक वो जिंदा होगा तब तक तो जो है वो एसेट की इनकम जो भी आ रही होगी, उस एसेट जो भी इनकम आ रही होगी वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, मिस्टर बी के हैंड में होगी, मिस्टर ए के हैंड में नहीं। लेकिन जब मान लो मरने के बाद में अगर वो एसेट जो है वो मिस्टर ए के पास में वापस आ जाता है तो उस केस के अंदर वो इनकम जो है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए के हैंड में।
तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ रिवोक्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी देन द अबव प्रोविजन इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में आ जाता है सेक्शन नंबर 64(2), मतलब एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं एचयूएफ को। अगर किसी इंडिविजुअल ने एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं एचयूएफ को, किसी इंडिविजुअल ने एसेट ट्रांसफर कर दिया एचयूएफ को, मतलब इंडिविजुअल ने एसेट ट्रांसफर कर दी अपनी एचयूएफ को, मतलब इंडिविजुअल ने एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दी है अपनी एचयूएफ को, जो है वो एसेट ट्रांसफर कर दी है। तो उस एचयूएफ से जो भी इनकम जो है वो होगी ना, जो उस एचयूएफ से जो भी इनकम होगी वो रिसीव तो एचयूएफ को होगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? उसके ऊपर टैक्स जो है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगी। तो क्लबिंग किसके हैंड में होगा? उस इंडिविजुअल के हैंड में ही क्लबिंग होगी। तो क्लबिंग किसके हैंड में होगी? उस इंडिविजुअल के हैंड में ही क्लबिंग होगी। तो अगर मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी एचयूएफ को जो है वो 8 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, 8 लाख रुपए जो है वो अपनी एचयूएफ को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो उससे जो इनकम होगी वो मिलेगी तो एचयूएफ को, तो उससे जो भी इनकम होगी वो मिलेगी तो एचयूएफ को, लेकिन वो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी? वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगी। वो टैक्सेबल किसके हैंड में होगी? ट्रांसफरर मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगी। तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो कौन भरेगा? वो ही जो है वो मिस्टर ए ही भरेगा। तो ये क्या हो गया? अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है वो ट्रांसफ़र कर देता है कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर देता है अपनी एचयूएफ को विदाउट, मतलब या तो गिफ्ट में या तो फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट इज रिसीव्ड बाय द एचयूएफ बट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर मेंबर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो है हम सीखते हैं। अगर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया है, मतलब समझो कि एसेट का जो मतलब एचयूएफ का पार्टीशन हो गया है, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया है एंड कोई इनकम जो है वो उसके बाद में किसको मिली है? उस इंडिविजुअल के स्पाउस को मिली है। उसके बाद में जो इनकम है वो किसको मिली है? इंडिविजुअल की स्पाउस को मिली है। उसमें से जो एसेट है जो इंडिविजुअल ने ट्रांसफ़र करी थी, उसमें से जो एसेट है जो भी इंडिविजुअल ने ट्रांसफ़र करी थी, जैसे मान के चलो, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ ये वाला जो है वो प्रोविज़न। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने जो है वो मान लो एचयूएफ को जो है वो एसेट ट्रांसफ़र करी, मिस्टर ए ने एचयूएफ को एसेट ट्रांसफ़र करी, उससे जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? मिस्टर ए ही भरेगा। अब वो एसेट का पार्टीशन के टाइम में बंटवारा हो गया, वो एसेट का पार्टीशन के टाइम पर क्या हो गया? बंटवारा हो जाता है। और उस एसेट में से जो आपकी स्पाउस को जो इनकम मिली है, उस एसेट में से आपकी स्पाउस को जो इनकम मिली है, वो जो स्पाउस को इनकम मिली है वो भी आपके हैंड में जो है वो भी जो है मिस्टर ए के हैंड में जो है वो क्या हो जाएगी? क्लब्ड हो जाएगी। तो जब पार्टीशन हो जाता है एचयूएफ का, तो इनकम फ्रॉम सच अमाउंट जो भी फ्रॉम सच एसेट रिसीव्ड बाय द स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर ओनली, इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर ओनली। इसके बाद में हम कुछ स्पेशल नोट्स पढ़ते हैं, सीखते हैं। देखो, क्लबिंग वाले जो टॉपिक है, क्लबिंग वाले टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो दिमाग में राइज होता है कि क्लबिंग के अंदर क्या लॉस भी क्लब्ड होते हैं? क्या क्लबिंग के अंदर लॉस भी क्लब्ड करा जाता है? तो यस, इनकम जो है वो इनकम क्लब्ड होती है, तो यस लॉस भी जो है वो क्लब्ड होता है। इनकम क्लब्ड होती है तो वैसे लॉस भी क्लब्ड होता है। क्वेश्चन आ जाता है क्यों जो है वो लॉस को क्लब्ड करा जाता है? क्योंकि लॉस भी जो है वो क्या होती है? लॉस भी इनकम होती है, लेकिन कौन सी इनकम है? वो नेगेटिव इनकम है, तो इसीलिए लॉस को भी क्लब्ड किया जाता है, इसीलिए लॉस को भी क्लब्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है क्या कैपिटल गेन भी क्लब्ड होता है? द आंसर इज यस, कैपिटल गेन भी क्लब्ड हो जाता है। जैसे मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने जो है वो अपनी वाइफ को कोई एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करा एंड उस जो एसेट को जो भी ट्रांसफ़र करा, वो जो उसकी वाइफ है उसने क्या करा? उस एसेट को बेच दिया और उसको कोई कैपिटल गेन हो जाता है, उससे उसको कोई जो है वो कैपिटल गेन जो है वो हो जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है क्या वो जो कैपिटल गेन है वो भी क्लब्ड होगा? तो आंसर इज यस, वो जो कैपिटल गेन है वो भी क्लब्ड हो जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, इनकम इंक्लूड द लॉस, देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस देन ऑल्सो क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, एंड जहाँ पर कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया गया है इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, इनकम डिराइव फ्रॉम सच अदर फॉर्म। नहीं, ये वाला पॉइंट जो है वो अभी हमने पढ़ा, इफ द एसेट ट्रांसफर इज सोल्ड बाय द ट्रांसफरी देन द कैपिटल गेन इज ट्रीटेड एज एन इनकम एंड शैल बी क्लब्ड। अब एक बात समझना कि क्लबिंग वाले प्रोविजन जो है वो तभी लगते हैं, तभी वो अट्रैक्ट होते हैं अगर आपने जो है वो गिफ्ट दिया है, अगर आपने गिफ्ट दिया है तभी जाकर क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, मतलब लोअर कंसीडरेशन है, या फिर जो है वो लोअर कंसीडरेशन में जो है वो आपने जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर आपने फ्री में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं नटशल में क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लबिंग तभी लगेगी अगर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, या फिर जो है वो मतलब या फिर जो है वो विदाउट कंसीडरेशन है।
लेकिन अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते हैं। क्लबिंग प्रोविज़न तभी अप्लाई होंगे अगर आपने जो एसेट जो भी ट्रांसफ़र करा है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है, गिफ्ट में या फिर लोअर कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है, तभी जाकर ओनली तभी जो है वो क्लबिंग के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन थी तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते हैं। देखो अब मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को जो है वो ट्रांसफ़र करा एसेट, ठीक है। अब जो है मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को मिसेस ए को जो है वो कोई एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करा। अब मिसेस ए जो है वो बोलती है कि जो है वो हमारे बीच में जो है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो है ही है, ठीक है। वो जो है वो एक कंसिडरेशन मान सकते हैं। हम उसे क्या कंसिडरेशन मान सकते हैं? वो कह रही है ये भी तो एक कंसिडरेशन है कि मैं जो है वो कह रही है कि मिस्टर ए को कह रही है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो जजमेंट आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है वो एक मे बी अ कंसिडरेशन बट इट नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 64। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू जो है वो ये चीज़ निकल कर आई थी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन मे बी अ गुड कंसिडरेशन बट इट इज़ नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 64। तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा? क्लबिंग होगा। तो क्लबिंग होगा। या आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे बीच में जो है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है वो कंसिडरेशन हो गया है। नहीं, आप ऐसे जो दलीलें जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ रखा है। मतलब नट शेल के अंदर बोला जाए तो लव कोई जो है वो कंसिडरेशन नहीं होता है। लव जो है वो कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। इसके बाद में जो है वो कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है? क्रॉस गिफ्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके बाद में जो है कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है? क्रॉस गिफ्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे अगर मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए अपनी वाइफ को जो है वो अगर मान लो कुछ भी जो है वो ट्रांसफ़र करता है तो जो है वो क्लबिंग हो जाती है। तब तो क्या हो जाती है? क्लबिंग हो जाती है। बट देखो इंडिविजुअल जो है कितना चालाक है, वो क्या कर रहा है? इंडिविजुअल मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है? वो जो है वो खुद जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, वो अपनी ब्रदर की वाइफ को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। वो जो है वो क्या कर रहा है? वो अपने ब्रदर की वाइफ को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। हाँ, और जो उस इंडिविजुअल का भाई है, देखो जो मिस्टर ए है वो क्या कर देता है? वो जो है वो अब मिसेस ए को ट्रांसफ़र नहीं करता, क्योंकि उसे पता है क्लबिंग लग जाएगी। तो मिस्टर ए जो है वो क्या कर देता है? मिसेस वाई को जो है ट्रांसफ़र कर देता है। मिसेस वाई कौन है? ब्रदर की वाइफ है। और जो मिस्टर वाई है जो उसका ब्रदर है, वो भी जो है वो उसको भी अपनी वाइफ को कुछ ट्रांसफ़र करना है, लेकिन उसे भी पता है क्लबिंग लग जाएगी। तो वो भी जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करता, इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है। मिसेस ए को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है एसेट, और उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है? मिसेस वाई को। और जो मिस्टर ए जो है मिसेस वाई को ट्रांसफ़र कर रहा है उससे बेनिफिट जो है किसको हो रहा है? मिसेस ए को हो रहा है, मतलब उस मिस्टर ए की वाइफ को हो रहा है। और इस केस में जो है वो केस किसको हो रहा था? मिसेस वाई को हो रहा था, मतलब उसकी स्पाउस को जो है वो बेनिफिट हो रहा है। इस सारे प्रोविज़न को जो है वो क्या बोला जाता है? इस प्रोविज़न या फिर इस चीज़ को क्या बोला जाता है? क्रॉस गिफ्ट बोला जाता है। क्रॉस गिफ्ट के अंदर भी जो है वो क्लबिंग एप्लीकेबल होती है। क्रॉस गिफ्ट के अंदर भी जो है वो क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। अब यहाँ पर क्रॉस गिफ्ट में एक बात जो है वो ध्यान में रखनी होती है कि ये जब भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो लोअर अमाउंट जो होगी वो लोअर अमाउंट, और जो मैचिंग अमाउंट होगी वो जो है वो किसके हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी? वो जो है वो इंडिविजुअल के हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी। एंड बाकी की इनकम जो होगी वो किसके हैंड में क्लब्ड होगी? उन्हीं के हैंड में जो है क्लब्ड होगी। बाकी जो इनकम होगी वो किसी के हैंड में क्लब्ड होगी, उन्हीं के हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी। जैसे मान के चलो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिसेस वाई को जो है वो कितना ट्रांसफ़र करा? 12 लाख ट्रांसफ़र करा। एंड मिस्टर वाई ने जो है मिसेस ए को कितना ट्रांसफ़र करा? 8 लाख ट्रांसफ़र करा। तो ये देखा जाएगा कि दोनों को जो है वो 8 लाख पर कितना इनकम हो रहा है। मतलब ये देखा जाएगा कि दोनों को 8 लाख पर कितना इनकम हो रहा है। एंड जितना 8 लाख पर इनकम हो रहा होगा उतना जो है वो क्लब्ड करा जाएगा, मतलब कि मैं बात बोलूँ तो मिस्टर ए को जो भी मतलब 8 लाख जो है वो 8 लाख पर इनकम होगी वो किसके हैंड में क्लब्ड होगी? वो मिस्टर ए के हैंड में ही क्लब्ड होगी। लेकिन जो मिस्टर वाई है उसने कितना ट्रांसफ़र करा था? 12 लाख का ट्रांसफ़र करा था। तो उस केस के अंदर जो है वो 8 लाख पर जो 8 लाख पर इनकम होगी वो मिस्टर वाई के हैंड में जो है वो क्लब्ड हो जाएगी। एंड जो बाकी बैलेंस बच जाएगी वो किसके हैंड में ही जो है वो किसके हैंड में ही टैक्सेबल होगी? मिसेस वाई के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। वो कितनी होगी? बैलेंस जो भी बच जाएगी 4 लाख पर जो भी इनकम होगी वो मिसेस वाई के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगी। देखो जो है वो ये एग्जांपल भी जो हमने लिया था, जो मैंने अभी पढ़ भी दिया। जैसे मिस्टर ए है, उसने गिफ्टेड कर दिया है 12 लाख रुपए टू हिज ब्रदर वाइफ मिसेस वाई, एंड हिज ब्रदर जो उसका ब्रदर है मिस्टर वाई ने गिफ्टेड कर दिया 8 लाख रुपए मिसेस ए को, मिसेस ए की जो वाइफ है।
तो गिफ्टेड अमाउंट जो है डिपॉजिटेड करा गया बैंक के अंदर एट द रेट ऑफ 9% ऑन 1 अगस्त 2020। तो मिस्टर ए ने जो है वो मिसेज वाई को ट्रांसफ़र करा 8 लाख का, एंड मिसेज वाई ने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया 12 लाख का। तो इस केस में जो 8 लाख की इनकम होगी वो किसके हैंड में जो है क्लब्ड हो जाएगी, मिस्टर ए के हैंड में जो है क्लब्ड हो जाएगी। एंड जो इसने 12 लाख का ट्रांसफ़र करा था उसके अंदर जो है वो 8 लाख की इनकम जो है वो इसके हैंड में जो है क्लब्ड हो जाएगी, मिस्टर वाई के हैंड में। जो इनकम जो 8 लाख की इसको हो रही है, मतलब बेनिफिट तो इसी का है, तो इसी को 8 लाख की इनकम तो इसी के हैंड में क्लब्ड हो जाएगी। लेकिन जो 4 लाख की करा तो ऐसे डिस्को ट्रांसफर था, लेकिन इनकम जो है वो इसको मिल रही है अल्टीमेटली। बेनिफिट जो है 12 लाख का, 12 लाख का बेनिफिट तो मिसेज वाई को ही मिल रहा है, तो उसमें से 8 लाख का तो इसी के हैंड में जो है वो क्लब्ड कर दिया, एंड बाकी जो 4 लाख का जो बेनिफिट जो मिस्टर वाई मिसेज वाई को हो रहा है तो वो उसी के हैंड में जो है वो क्या रहने देंगे, टैक्सेबल रहने देंगे। तो क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकम ऑन द मैचिंग अमाउंट ऑफ द क्रॉस गिफ्ट इन द अबव एग्जांपल। 8 लाख जो है वो हमारा मैचिंग अमाउंट है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। समझ के चलो कि अगर मान लो आपने जो है वो एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया अपनी स्पाउस को या फिर सन्स की वाइफ को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, एंड उसने वो एसेट जो है वो कहाँ पर लगा दिया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अगर उसने वो एसेट जो है वो कहाँ पर अमाउंट जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, वो अमाउंट जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, ट्रांसफर ही नहीं, अब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर मान लो बिजनेस में लगाया तो बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो क्लब्ड होगा। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट उस साल का तभी क्लब्ड होगा, प्रॉफिट उस साल का ओनली तभी क्लब्ड होगा अगर वो पैसा जो है वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है, तभी जाकर क्लब्ड होगा। ओनली तभी जाके क्लब्ड होगा अगर जो पैसा है वो ओपनिंग कैपिटल में लगा हुआ है। अगर मान लो पहले से ही बिजनेस चल रहा है तो 1 अप्रैल जो है वो हमारी क्या हो गई, वो जो है वो मतलब वो ओपनिंग कैपिटल वाली डेट हो गई। अगर आपने जो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करा है, अगर वो 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल में जुड़ा हुआ है, ओनली देन ओनली उस साल की जो इनकम है वो आपके हैंड में जो है वो क्लब्ड होगी। ओनली तभी जो है वो उस साल की इनकम जो है वो आपके हैंड में जो है वो क्लब्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मान लो मिस्टर ए ने जो है वो अपनी वाइफ को जो भी ट्रांसफ़र करा था, जो भी एसेट ट्रांसफ़र करा था, वो मान लो ट्रांसफ़र करा था अगस्त में ट्रांसफ़र करा था, तो एक बात बताओ, क्या वो मिस्टर ए की जो भी इनकम होगी, जो भी प्रॉफिट वगैरह आएगा, क्या वो जो है वो मिस्टर ए की इनकम में क्लब्ड होगा? नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल के अंदर जो है वो उसकी ओपनिंग कैपिटल के अंदर वो जो है वो नहीं दिया, 1 अप्रैल को नहीं दिया, 1 अगस्त को दिया मैंने। तो क्या वो उसकी ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड था? नहीं था, तो कोई भी इनकम क्लब्ड नहीं होगी। बट एक बात बताओ, क्या अगले साल से क्लबिंग होगा? द आंसर इज यस, अगले साल से क्लबिंग होगी। बट अगर मान के चलो मिस्टर ए ने 1 अप्रैल को ही ट्रांसफ़र कर दिया होता, तो अगर मान लो मिस्टर ए ने 1 अप्रैल को ही जो है वो गिफ्ट कर दिया होता तो क्लबिंग होता। बट एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो बिजनेस ही जो है वो उसने अगस्त में चालू करा है, अगर मान लो उसने बिजनेस ही अगस्त में चालू करा है, मतलब मिस्टर ए ने मिसेज ए को जो है वो ट्रांसफ़र करा था ना, मिस्टर ए ने मिसेज ए को ट्रांसफ़र करा था, मान लो मिसेज ए और जो है 1 अगस्त को ट्रांसफ़र करा था, और मान लो मिसेज ए ने बिजनेस ही 1 अगस्त को चालू करा है, मान लो मिसेज ए ने बिजनेस ही जो है वो 1 अगस्त को चालू करा है, तो बताओ क्वेश्चन जो है वो ये आ जाता है, क्या जो है वो इस साल का जो प्रॉफिट वगैरह होगा, क्या वो जो है वो क्लब्ड होगा? जो भी इनकम होगी वो क्लब्ड होगी? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो, वेयर एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस या फिर सन्स की वाइफ को, एंड सच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ट्रांसफरी, देन जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है जो भी बिजनेस से आएगा वो क्लब्ड कैसे होगा? इस फॉर्मूले के थ्रू होगा, इनकम फ्रॉम द बिजनेस इनटू में गिफ्टेड बाय द सेसी, कितना गिफ्ट करा था, और जो है वो अपॉन में कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट जो है वो क्लब्ड हुआ। बेसिकली जितना अमाउंट जो है वो असैसी ने गिफ्ट करा है उसी के प्रपोर्शन में तो जो है वो अमाउंट को क्लब्ड करा जाएगा, पूरा अमाउंट तो थोड़ी क्लब्ड कर देंगे। तो जो है वो जो भी बिजनेस से इनकम आ रही है, जितना एसेट जो उसने ट्रांसफर गिफ्ट करा था उतने इनकम पर ही लगाया जाएगा। हम ये देख लेंगे कि टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी थी एंड असैसी ने कितना गिफ्ट करा है। और क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल ओनली तभी होगी अगर गिफ्टेड मनी है वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड है, जो कि मैंने अभी आपको जो है बहुत बार अच्छे से समझा ही दिया है। अब एक बात समझो, एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। मान लो जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2019 को थी 7 लाख, गिफ्टेड हस्बैंड ने जो है उसको करी है 10 अप्रैल 2019 को 3 लाख, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। प्रॉफिट प्रीवियस ईयर 1920 का कितना हुआ? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल जो है वो कितनी है? 1 अप्रैल 2020 को 14 लाख रुपए की कैपिटल है। प्रॉफिट 2021 के अंदर कितना हुआ? 6,30,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो 1920 के अंदर क्या क्लबिंग लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि 1 अप्रैल को जो है वो हस्बैंड ने 1 अप्रैल को नहीं दिया, बाद में दिया है।
तो ओपनिंग कैपिटल में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर कुछ भी क्लबिंग नहीं हुई, बिकॉज गिफ्टेड अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग कैपिटल। तो टोटल जो 4 लाख है वो किसके हैंड में टैक्सेबल हो गई, जो भी यहाँ पर 4 लाख के टोटल प्रॉफिट आया था वो तो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल हो गया था। लेकिन अब मान लो प्रीवियस ईयर अब 2021 आ गया है, तो क्लबिंग जो है वो यहाँ पर तो अप्लाई होगी। यहाँ पर अब कितना प्रॉफिट आया, 6,30,000 का, और जो है वो टोटल कैपिटल कितनी हो गई है, 10 लाख तो ये, और प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर दिया गया तो 14 लाख रुपये हो गई है टोटल कैपिटल। और उसने जो है वो हस्बैंड ने कितना जो है वो गिफ्ट करा था, 3 लाख का गिफ्ट करा था। तो 6,30,000 इंटू में 3 लाख अपॉन में 14 लाख, इतना अमाउंट जो है वो क्लब्ड किया जाएगा। तो मतलब 1,35,000 जो है वो क्या करा जाएगा, क्लब्ड करा जाएगा। और जो प्रॉफिट ऑफ 1,35,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ हस्बैंड, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो किसके हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, वाइफ के हैंड में। अब एक और जो है स्पेशल चीज़ आ जाती है, वो समझते हैं। अगर मान लो जो है मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को जो है वो कोई कैश गिफ्ट किया, 8 लाख रुपए का कैश गिफ्ट कर दिया, मान लो 10 लाख का कैश गिफ्ट कर दिया, मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को जो है वो क्या कर दिया, कैश गिफ्ट करा 10 लाख का। मान लो एफडी करा दिया, तो एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मिस्टर एक्स के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगा। एक बात समझो कि जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आया वो तो मिस्टर एक्स के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल हो गया। लेकिन अगर मान लो उस एफडी के ऊपर जो है वो फिर बाद में जो है वो कुछ और जो है वो, मतलब जो एफडी कराया उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, अब मान लो उस इंटरेस्ट जो है वो हमने उसके ऊपर भी जो है वो दोबारा एफडी करा ली, तो बताओ उसकी फिर वो जो दोबारा अगेन जो एफडी कराई उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो बताओ किसके हैंड में जो है टैक्सेबल होगा। तो क्वेश्चन आ रहा है कि वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो दोबारा इंटरेस्ट आएगा वो भी जो है वो क्लब्ड होगा क्या, क्या जो उस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट देखो एफडी कराई, एफडी पे इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट को भी हमने जो है वो यूज़ करके दोबारा एफडी करा ली, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, क्या वो इंटरेस्ट जो दूसरे वाला इंटरेस्ट आया क्या वो भी क्लब्ड होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बेसिकली जो है वो सेकंड जनरेशन इनकम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन इनकम बोलते हैं। देखो जो मिस्टर ए ने मिसेस ए को जो ऐसे ट्रांसफर करी उससे कोई इनकम आई, वो तो मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल हो गई, वो तो क्लब्ड हो गई। क्या उस एसेट की इनकम पर कोई इनकम हुई, क्या वो भी क्लब्ड होगी या नहीं, वो क्वेश्चन है। द आंसर इज नो, वो क्लब्ड नहीं होगी। सो सेकंड जनरेशन इनकम या फिर एक्रिएटेड इनकम पर जो इनकम होगी वो क्लब्ड नहीं होगी। इट मीन्स कि जो इनकम होगी वो तो क्लब्ड होगी ही होगी, लेकिन जो इनकम पर इनकम होगी वो जो है वो कभी भी क्लब्ड नहीं होती है। सो यहाँ पर हमारा जो क्लबिंग ऑफ इनकम वाला टॉपिक है वो अच्छे से खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।